Dear student, my name is Madhav Misra and today I am going to teach you the most important chapter of the geography. The name is Physical Features of the India, in which I will cover the Himalayan mountain first. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो में एक सिंपल शब्दों में हर एक चीज़ को लिखा है सिलसिलेवार, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। और आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत सारे मैप को खुद से भी बना के या फिर अच्छे अच्छे बुक से मैंने मैप को कलेक्ट करके लिया है, और मैं आपको एकदम सिलसिलेवार मैप से ही सारा चीज़ पढ़ाऊँगा, जिससे आपको क्या होगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि आपको बस पॉइंट लिखाया जाता है और पॉइंट पढ़ने के बाद आप उसे भूल जाते हैं, बट मैप से जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो भूलने का कोई भी चांस आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हम आगे चलते हैं। और इस वीडियो में दोनों चीज़ आपको जो मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हिंदी में अगर बोल सकते हैं इसको तो भारत की भौगोलिक विशेषताएं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारी कंट्री जो है, हमारे देश में धरती के सभी भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है। सभी भौगोलिक विशेषताएं मैंने कहने का मतलब क्या है कि जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया, द्वीप हो गया, माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड, ये सारे के सारे चीज़ अपने इंडिया में पाया जाता है। इवन बहुत ही वास्ट क्षेत्र में ये सब फैला हुआ है, जिसके कारण इंडिया बहुत ही भौगोलिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण पाई जाती है, इस तरह से उस समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है जो कि बहुत ही बेहतर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे पॉइंट पे कि इंडिया को ये सारे चीज़ तो हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, मरुस्थल हैं, पठार हैं, द्वीप हैं। अब इसी के बेसिस पे इंडिया को जो है वो 6 मुख्य मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेजर फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहला जो होता है मेरा हिमालयन माउंटेन, और आज हम इस वीडियो में हिमालयन माउंटेन को फुल्ली डिटेल से पढ़ेंगे और ये सीरीज़ चलेगा इसमें। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको हिमालयन माउंटेन ख़त्म होने के बाद हम आपको उत्तरी मैदान पढ़ाएंगे। सिर्फ मैप की सहायता से मैं आपको पढ़ाऊँगा उत्तरी मैदान, हिमालयन माउंटेन, प्रायद्वीपीय पठार जिसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है, या फिर आगे बात करें तो इंडियन डेजर्ट की बात मैं करूँगा, भारतीय मरुस्थल की बात करूँगा, कोस्टल प्लेन की बात करूँगा और आइलैंड की बात करूँगा। ये सारे चीज़ों की बात मैं मैप से रिलेट करके आपको हर एक पॉइंट को पढ़ाऊँगा। और दो मतलब आपने समझा यहाँ तक कि हमारे कौन कौन से 6 मेजर फिजिकल डिवीज़न है। पहला जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया था पहले, द हिमालयन माउंटेन, ये सबसे पहला पार्ट होता है फिजिकल डिवीज़न का। और सेकंड जो होता है वो मेरा नदर्न प्लेन होता है, या उसे हम उत्तरी मैदान कहते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, प्रायद्वीपीय पठार होता है। उसके बाद होता है इंडियन डेजर्ट, फिर होता है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, या फिर होता है द्वीप समूह। द्वीप समूह को मैंने, आप यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में मैंने समझाने का कोशिश किया है कि हमारे इंडिया को किस तरह से फिजिकल डिवीज़न में बांटा गया है। तो मैं आपको वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो है वो हिमालयन रेंज, जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा हिमालयन रेंज है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा फैला हुआ है। और इस पूरे वीडियो में मैं हिमालयन रेंज को ही कवर करूँगा, इसलिए अभी समय वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं नदर्न प्लेन, जो कि हिमालयन रेंज के जस्ट नीचे दिखाई दे रहा है। वो मेरा क्या होता है नॉर्दर्न प्लेन, जिसमें यूपी, बिहार, ये सारे उत्तराखंड तो ऊपर आ जाएंगे, यूपी, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम का कुछ पार्ट हो जाएगा, ये सारा का सारा नदर्न प्लेन के अंतर्गत आता है। वहीं पे इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं तो अरावली श्रेणी के पश्चिम में जो आपको येलो कलर से दिखाया जा रहा है वो सारा का सारा इंडियन डेजर्ट है, जिसमें थार मरुस्थल आपने नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे इंडियन डेजर्ट के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार जो कहा जाता है, वो आप देख रहे हैं कलर
और फिर उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। उसी को मैंने क्या लिखा है, कोस्टल प्लेन्स करके लिखा है ऊपर में फिजिकल डिवीजन में। तो यहाँ पे कितने डिवीजन हो गए, पहला हिमालयन माउंटेन जो कि ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, दूसरा नदर्न प्लेन ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है, येलो कलर से दिखाया जा रहा है आपको इंडियन डेजर्ट, उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू चौथा पार्ट हो गया। फिर उसके बाद पांचवा पार्ट ये दोनों ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को मिला के द कोस्टल प्लेन कहलाता है, हम उसको पढ़ेंगे। दोनों को मैंने यहाँ पे अलग अलग दिखा दिया है, बट आप इन दोनों को कंबाइंड करके ही कोस्टल प्लेन कहा जाता है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कोस्टल प्लेन फिर हो गया, फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हो गया, तो ऐसे में तो पार्ट बहुत सारा हो जाता है। नहीं, इन दोनों को मिला के, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिला के ही कोस्टल प्लेन कहा जाता है। और इसके बाद आइलैंड द्वीप जो कि हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, उस सब चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है, मुझे हिमालयन माउंटेन के बारे में हम पढ़ने के का शुरुआत करेंगे। हिमालयन माउंटेन जो है वो क्या है, ऐसा बोला जाता है कि हिमालयन माउंटेन जो है वो नया है और वो फोल्ड माउंटेन है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे चाइना तिब्बत के साइड से इंडिया का जो है ये मतलब हिमालय श्रेणी जो है वो फैला हुआ है। अब इसके बाद इसका बहुत सारा एक क्वेश्चन आता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें मैं बताऊंगा कि हिमालय का निर्माण, जहां हिमालय था उससे पहले टेथिस सागर हुआ करता था। दो प्लेट, यूरेशियन प्लेट ऊपर के साइड से, चाइना के साइड से, मैं अभी थोड़ा सा इसका आइडिया भी दूंगा। ऊपर से जो है यूरेशियन प्लेट और नीचे से है गोंडवाना का जो है, ये दोनों लैंड के टकराने की वजह से ज़मीन का ऊपर उठना चालू हुआ और उसी से हिमालय का निर्माण हुआ है। सो हियर इट इज़ रिटेन दैट द हिमालय जियोग्राफी यंग एंड द स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन, जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे फैला हुआ है। और इसकी लंबाई कितनी है, ये एक आर्क बनाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश इस कॉर्नर तक एक आर्क के रूप में बनाता है, एक कर्व बनाता है। और ये कितने दूरी में फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर के लगभग में ये फैला हुआ है। और इसका विड्थ जो है, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। द विड्थ वेरीज फ्रॉम द 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू द 150 किलोमीटर इन द अरुणाचल प्रदेश। आप हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ पे। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित एक मोरदार पर्वत है जो कि 2500 किलोमीटर की लंबाई में पूरा फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर है। हम फिर से एक बार देखते हैं मैप में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कश्मीर के साइड जो ब्लू कलर का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है, और जब वो अरुणाचल प्रदेश के साइड आता है तो वो एक सिंगल स्ट्रिप के रूप में, नैरो स्ट्रिप के रूप में बदलते चलता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसकी चौड़ाई 400 मीटर के 400 के लगभग होता है और इधर आके ये कितना पे हो जाता है, 150 के लगभग हो जाता है। और इसीलिए यही कारण है कि आपको जो रेंज जो दिखाई देगा, सबसे ज़्यादा ऊंची पर्वत जो सबसे ऊंची पर्वतें जो हैं वो सारे कश्मीर के साइड में, हिमाचल प्रदेश के साइड में आपको ऊंची पर्वतें, उसकी हाइट जो होगी वो बहुत ऊंचाई पे होगी। जबकि जैसे जैसे हम अरुणाचल प्रदेश के बढ़ते हैं इसकी जो ऊंचाई होती है वो धीरे धीरे कम होते चलती है। तो हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने समझा हिमालय कितना दूरी में फैला हुआ है, एक आर्क बनाता है जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर का एक आर्क बनाता है। और बात करेंगे उसकी चौड़ाई की, तो कश्मीर में वो 400 किलोमीटर के लगभग में फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर में फैला हुआ है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हिमालय के श्रेणी को 4 भाग में बांटा गया है। हिमालय के श्रेणी को 4 भाग में बांटा गया है। पहला जो है ट्रांस हिमालय या उसे पार हिमालय कहते हैं। दूसरा जो है वो ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री या इनर हिमालय उसे कहा जाता है, या फिर हिंदी में बृहत हिमालय या उसे हिमाद्री कहा जाता है। देखिए, आपको इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने का मेरा मतलब ये है, कभी कभी आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना तो आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो ऑप्शन में इंग्लिश में ही दिया रहता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको दोनों चीज़ साथ साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी नाम जैसे है, अभी इसी में आपको अगर इनर हिमालय कह के बोल दिया जाए, आप पढ़े हैं हिंदी में बृहत हिमालय, हिमाद्री, अगर इनर हिमालय की बात कर दिया जाए तो आप कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को कवर किया है। तो ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री या फिर इनर हिमालय।
इसे हम बृहद हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। और उसके बाद बात करते हैं लघु हिमालय या हिमाचल की बात करते हैं, तो वो लघु हिमालय या हिमाचल है। और फिर लास्ट में कौन सा है, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के कितने टाइप हो गए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द हिमालयन रेंज। जो हिमालयन रेंज आपने जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखा था, उसके 4 टाइप होते हैं। पहला होता है ट्रांस हिमालय, दूसरा होता है बृहद या हिमाद्री हिमालय, तीसरा होता है लघु हिमालय और चौथा होता है शिवालिक हिमालय। तो फिर अब हम सीधे चलते हैं फिगर की तरफ और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से, आप देखिए यहाँ पे कि जो हिमालय, ये आपको एक लाइन दिख रहा होगा यहाँ पे, सबसे बड़ी लाइन जास्कर श्रेणी के नीचे एक सबसे ग्रीन लाइन की बड़ी लाइन जो कि जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक आया है, उसे हम क्या कहते हैं, बृहद हिमालय कहते हैं। और बृहद हिमालय के उस साइड आपको 3 श्रेणी दिख रहा होगा, एक जास्कर दिख रहा होगा, एक उसके ऊपर लद्दाख और उसके ऊपर काराकोरम आपको दिख रहा होगा। ये तीनों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आगे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा आगे, इसी के आगे इधर जब आप नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो कैलाश श्रेणी आपको दिख रहा होगा। ये 4 श्रेणियां जो हैं ये सब के सब पार हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और ट्रांस हिमालय, क्यों उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, क्योंकि जो मैंने आपको बोला जास्कर के नीचे में जस्ट एक लाइन है ग्रीन कलर का, जो कि जम्मू कश्मीर से लेके बिना रुके हुए, बिना टूटे हुए बीच में डायरेक्ट आपका कहाँ तक है, नामचा वरुआ। नामचा वरुआ आप इस साइड अरुणाचल प्रदेश के साइड देख रहे हैं, वहाँ तक गया हुआ है। उसे ही मेन हिमालय या बृहद हिमालय कहा जाता है, या उसे हिमाद्री कहा जाता है। हमारे हिमालय के उस पार, जो हिमालय के उत्तर में है, इसीलिए उसे पार हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है। हम आगे एक एक करके बात करेंगे। और इस मैंने बता दिया बीच में जो लाइन है जो अनवरत चल रहा है कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक बिना बीच में ब्रेक हुए, तो वो मेरा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के नीचे आप देख रहे हैं कि एक छोटा 3 लाइन वहीं पे नीचे से 3 लाइन दिख रहा है। तो उसके बाद जो लाइन है जो बीच में ब्रेक है थोड़ा थोड़ा, और वो भी गया है ये इंड तक, तो वो मेरा कौन सा हिमालय हो जाता है, वो हिमालय जो है वो लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय कहलाता है। लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय कहलाता है। और सबसे नीची श्रेणी जो आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शिवालिक श्रेणी, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। ये शिवालिक श्रेणी जो लिखा हुआ है, ये हिमालय जो है वो हमारा कौन सा है, शिवालिक हिमालय। मीन्स जहाँ नंगा पर्वत से आपको स्टार्ट हुआ एक लाइन दिख रहा है, ये लाइन कौन सा है, बृहद हिमालय का लाइन है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं जो जिला से जो स्टार्ट हुआ है वो लाइन जो गया है, ये लघु हिमालय का एक लाइन है। और लास्ट में आप देख रहे हैं नीचे में शिवालिक श्रेणी लिखा हुआ है, और वो हिमालय जो है वो शिवालिक हिमालय का एक पार्ट है। हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। मैंने आपको बताया कितने टाइप हिमालय के हैं। एक ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां आती है, जो कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इस साइड जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं चीन के तरफ, तो उधर आपको एक दिख रहा है तिब्बत के तरफ एक कैलाश श्रेणी दिख रहा है। ये 4 श्रेणियां मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण करता है। फिर उसके बाद बृहद हिमालय या हिमाद्री आता है, फिर उसके बाद लघु हिमालय आता है, और सबसे नीचे क्या आता है, शिवालिक श्रेणी आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या होता है, या इसे क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय, या इसे क्या कहा जाता है, पार हिमालय के रूप में कहा जाता है। तो हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है, चूँकि इसका कुछ पार्ट तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसे तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है। या फिर तेथिस रीजन भी इसे कहा जाता है, तेथिस रीजन का हिमालय भी इसको कहा जाता है, या तेथिस हिमालय भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे फैला हुआ है, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय, मतलब बृहद हिमालय के उत्तर में जो पाया जाता है वो कौन सा है, ट्रांस हिमालय। जैसा कि मैंने आपको फिगर में भी बताया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 रेंज यहाँ पे पाए जाते हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं यहाँ तक कवर करके आपको बता रहा हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप सबसे पहला जो है काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, और यहाँ पे कैलाश श्रेणी है। ये 4 श्रेणियाँ मिलके, ऊपर की 4 श्रेणियाँ मिलके क्या बनाती है, पार हिमालय का निर्माण करता है। तो आपको ये पूछा भी जाता है कि सबसे ऊपर कौन सा है, काराकोरम, उसके बाद कौन सा है, लद्दाख, उसके बाद कौन सा है, जास्कर, और लद्दाख के ही आगे एक कौन सा हिमालय है, या जास्कर श्रेणी, इन दोनों के आगे कौन सा हिमालय है, कैलाश श्रेणी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ,
पहाड़ हिमालय, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। पहाड़ हिमालय, तिब्बतियन हिमालय या टेथिस हिमालय जो है ये बृहत हिमालय, जो मेन एक लाइन वहाँ से कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक डायरेक्ट गया हुआ था, उसके उत्तर में जो भी हिमालय पाया जाता है, ये चार हिमालय की श्रेणियाँ, ये चारों क्या कहलाती है? पहाड़ हिमालय कहलाते हैं। पहाड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे मेन हिमालय के उत्तर में है। तो अगर कोई पूछे आपको ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं, सबसे पहले काराकोरम, आप फिगर को याद कीजिए, सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, और इस साइड तिब्बत के साइड थोड़ा नीचे आइए तो उधर कौन सा हो जाता है? कैलाश। और आप जानते हैं माउंट कैलाश, जिसपे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, वो किस हिमालय में है? पहाड़ हिमालय में है। आगे बात करते हैं कि जहाँ पे क्या है कि वेजिटेशन का बहुत ही ज़्यादा अभाव होता है। वेजिटेशन का अभाव कहने का मतलब क्या है? इसकी उत्पत्ति जो हुई है वह हिमालय की उत्पत्ति से पहले हुई है। ये ट्रांस हिमालय जो है ये बहुत ही पुराना है, और इसकी उत्पत्ति आप ऑब्वियसली, जैसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैलाश, भगवान शिव, वो तो बहुत पुराना कंसेप्ट है अपने, चूँकि इंडिया में हम हैं तो उसको मानना ही पड़ेगा। उस कंसेप्ट को अगर हम मानते हैं तो ये जो है बहुत पुराना कंसेप्ट है। इसका मतलब जो हिमालय अपना है, जो मेन हिमालय, 3 हिमालय हम लास्ट वाला देखते हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उससे भी पहले किसकी उत्पत्ति हुई है? ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और चूँकि ये सबसे ऊपरी हिस्से में है और यहाँ पे सालों भर बर्फ़ ढका रहता है, सालों भर बर्फ़ ढका लगता है, इसीलिए यहाँ पे वेजिटेशन मतलब जो वनस्पतियाँ हैं वो भी बहुत कम है, और यहाँ पे जीव जंतु, जो भी जीव जंतु हैं वो भी क्या हैं? मतलब शून्य के बराबर हैं, है ही नहीं, वनस्पतियाँ भी नहीं हैं और जीव जंतु भी नहीं है। आगे बात करते हैं कि सबसे, अब हम इसी ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं तो इसमें 4 काराकोरम, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि काराकोरम श्रेणी है, जो पहला श्रेणी आपने दिखा था उसी पे कौन सा है? वो तो श्रेणी था ना, पूरा श्रेणी मतलब होता है कि लगातार हिमालय का जो पार्ट होता है उसको श्रेणी बोलते हैं। तो वो काराकोरम श्रेणी था, उसमें सबसे ऊंची चोटी जो कि K2 है, और भारत की वो सबसे क्या है? ऊंची चोटी है। आगे बात करते हैं कि बहुत सारे ग्लेशियर जो हैं वो हैं किसमें? काराकोरम रेंज में बहुत सारे। ये क्वेश्चन आता है कि सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोला ग्लेशियर एंड हिस्पर ग्लेशियर, ये सारे के सारे ग्लेशियर जो हैं ये किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो आप बताएंगे ये चारों किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये चारों के चारों आते हैं। तो आप सबका हाइट भी देख रहे हैं, नहीं फैलाव भी देख रहे हैं। सियाचिन जो है वो हिमनद 72 किलोमीटर में है, बियाफो 63 किलोमीटर में है, बाल्टोरा जो है 62 किलोमीटर में, और हिस्पर जो है वो 61 किलोमीटर में। आगे फिगर फिर से दिखाऊंगा आपको, आप पहले इसको पढ़िए क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, फिर फिगर से हम लोग इसको कवर करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी, अब ढाल वाली चोटी कहने का मतलब स्टीप जो है, एकदम स्टीप, सबसे ज़्यादा, दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टीप का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो खड़ा होता है एकदम 90 डिग्री पे, 90 डिग्री टाइप का जो खड़ा होता है, वो सबसे बड़ी जो चोटी है जिसे हम क्या बोलते हैं? राकापोसी। वो किस रेंज में है? इसी ट्रांस हिमालय के लद्दाख रेंज में राकापोसी पाया जाता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दुनिया की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी, लार्जेस्ट स्लोपी माउंटेन पीक जो है राकापोसी, वो किस रेंज में स्थित है? वो लद्दाख रेंज में स्थित है। और आप मेरी वीडियो में एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि मैंने इसे बुक में तो या फिर जहाँ से भी आप पढ़ के सीखते हैं वो चीज़ तो बहुत हायर कंसेप्ट में दिया रहता है, अलग लैंग्वेज में दिया रहता है। मैं उसको अपने ही लैंग्वेज में, स्टूडेंट के लैंग्वेज में बनाने का कोशिश करता हूँ, जिससे स्टूडेंट को पढ़ने के बाद बहुत ही आसान लगे और उसे समझ आए। तो ठीक है, पहला मैंने बताया कि जितनी भी बाल्टोरा, हिस्पर, बियाफो, सियाचिन, ये सारा का सारा हिमनद किस हिमालय में है? इसी हिमालय में, ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। अब हिमनद नहीं रहेगा तो रहेगा क्या? जहाँ पे हर दिन बर्फ़ पड़ा हुआ है वहाँ पे तो हिमनदी ही होंगी और तो कुछ होंगी नहीं, तो वही ज़्यादा से ज़्यादा हिमनद है। और पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल्टोरा हिमनद किस श्रेणी, हिमालय के किस श्रेणी में आता है? तो ट्रांस हिमालय में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा राकापोसी के बारे में। आगे चलते हैं।
ये जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, आप इसको देखिए। ये फैला हुआ है पामीर नोट से लेके, पामीर की गांठ एक ग्रंथि है, पामीर का पठार जो है तिब्बत में, और उसी के साइड से वहाँ से स्टार्ट होता है। पामीर नोट जो है वहाँ से लेकर दक्षिण पूर्व में कैलाश श्रेणी तक विकसित है। मैंने फिगर में भी बताया था, आप फिर से एक बार देख लीजिए। आप यहाँ पे फिगर में क्लियर सारा चीज़ देख सकते हैं, जैसा जैसा मैंने बताया वो सारा का सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपको ऊपर में, सबसे ऊपर में आपको पामीर नोट दिखाई दे रहा है, पामीर गांठ दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट नीचे काराकोरम रेंज, उसके जस्ट नीचे लद्दाख रेंज दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट नीचे जास्कर रेंज दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने बताया K2 जो है काराकोरम रेंज में स्थित है और कैलाश तक स्थित है। पामीर नोट देखिए, काराकोरम का काराकोरम रेंज का जो एक नॉर्थ साइड में जो भाग है वो पामीर नोट से सटा हुआ है, और लास्ट में कैलाश ग्रेट हिमालय जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं, यहाँ से जस्ट ऊपर आपको कैलाश हिमालय दिख रहा है। तो इसमें 4 श्रेणियाँ थी, इसके बारे में मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ बताए। अब हम आगे बढ़ते हैं। लद्दाख, लद्दाख जो है, जो कि इंडिया में है, आप जानते ही हैं इसके बारे में। अब लद्दाख इज सिचुएटेड, लद्दाख इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज। ये काराकोरम आप देख ही रहे थे यहाँ पे कि काराकोरम के नीचे कौन था, लद्दाख श्रेणी था। तो लद्दाख श्रेणी पूछा जाता है कि लद्दाख श्रेणी किस किस श्रेणी के बीच में आता है। काराकोरम और जास्कर रेंज के बीच में कौन सा आता है, लद्दाख रेंज आता है। आप फिगर बार बार जाके देख लीजिए, फिगर पॉज करके आप देख लीजिए। तो लद्दाख श्रेणी जो है वो किसके किसके बीच में आता है, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, मतलब काराकोरम के नीचे, और किसके ऊपर आता है, जास्कर श्रेणी के ऊपर आता है लद्दाख श्रेणी। और उसके बाद बात करते हैं कि ये पूरी की पूरी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये सारी नदियाँ किससे होके निकलती है, पहाड़ हिमालय के पास से निकलती है। पहाड़ हिमालय के पास से निकलती है, ये कहने का क्या मतलब है, मतलब कि जो कैलाश रेंज है, आपने सुना होगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये सब का तो मानसरोवर झील ओरिजिन होता है। वो कैलाश माउंटेन पर ही एक है, कौन सा, मानसरोवर झील, एक कौन सा है, राकसताल। ये दोनों ही जगह से तो नदियाँ निकलती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ हिमालय के पास से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय बाय द सचर जोन। अब यहाँ पे मैंने 4 हिमालय बताए, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये दोनों को किस जोन से बांटा जाता है, तो आप नीचे फिगर देख लीजिए, आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहाड़ हिमालय और सचर जोन से जो है बृहद हिमालय क्या होता है, अलग होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा जोन है, सचर जोन है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा है, मेन सीमांत दर्रा। ये तीनों चीज़ जो है आप याद कर लीजिए। ये पूछा जाता है कि सचर जोन किस किस हिमालय के बीच में है, ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय के बीच में। फिर पूछा जाता है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सा पार्ट अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। मध्य हिमालय और शिवालिक को कौन सा पार्ट अलग करता है, मेन सीमांत दर्रा। ये क्या करता है, इसको अलग करता है। अब हम सेकंड टाइप जो था ट्रांस हिमालय पढ़ने के बाद अब हम बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो बृहद हिमालय कहाँ से फैला हुआ है, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूरब में नामचा वरवा तक फैला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, वो जो मेन डायरेक्ट कंटिन्यूअस लाइन था, वही लाइन क्या कहलाता है, यहाँ पे वो लाइन आपका क्या कहलाता है, बृहद हिमालय का लाइन कहलाता है। तो बृहद हिमालय नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा वरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के एंड पे एक पहाड़ी है, वहाँ तक फैला हुआ है बृहद हिमालय। आगे बात करते हैं, इसका जो हाईएस्ट रेंज है, बहुत सारी चोटियाँ इसमें पाई जाती हैं, और इसकी जो चोटियाँ हैं उसको मैंने हाइट भी लिखा है, और वो कहाँ पे पाई जाती हैं ये भी मैंने लिखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। या तो किसी श्रेणी का आपको पूछेगा कि कितना मीटर ऊंचाई है, ये पूछेगा, या फिर पूछेगा कि वो किस देश में पाया जाता है।
तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। और मैंने घटते हुए क्रम में लिखा है, पहले किसकी हाइट है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो मैंने उसको लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। ऊंचाई कितनी है, 8,848। कहीं कहीं पे ये 8,850 लिखा मिलता है। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज भी हिमालय का विस्तार हो रहा है, आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में पाया जाता है, 8,848 मीटर की ऊंचाई पे है माउंट एवरेस्ट। आगे बात करते हैं कंचनजंगा की। कंचनजंगा जो कि इंडिया में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। आगे बात करते हैं धौलागिरी की। तो धौलागिरी कहाँ पे पाया जाता है, ये नेपाल में पाया जाता है, 8,167 मीटर, 8,167 मीटर, ये धौलागिरी हो गया। उससे कम कौन सा है, मकालू पर्वत, ये भी कहाँ पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि मकालू पर्वत श्रेणी कहाँ पे पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है। तो ये नेपाल में पाया जाता है, 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर अन्नपूर्णा पहाड़ी की बात करते हैं, तो ये 8,091 मीटर है, और ये अन्नपूर्णा पहाड़ी भी कहाँ पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। फिर नंगा पर्वत 8,126 मीटर है, और यहीं से बृहद हिमालय स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, नामचावरवा तक जाता है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा। तो नामचावरवा की ऊंचाई कितनी है, 7,782 मीटर, और ये किस में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे थोड़ा फिगर में कवर किया है। माउंट एवरेस्ट 8,848, उसके बाद आप ऊपर वाला सिर्फ देखिए, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और एक अन्नपूर्णा नीचे वाला, ये सारे के सारे रेंज दिए हुए हैं हाइट के आधार पे। और भी ये सारे हाइट हैं जो कि इंडिया में नहीं आते हैं, तो मैंने उसको ज़्यादा कवर नहीं किया है। K2 तो आता है, और फिर ये सारे का आप हाइट देख लीजिए, हाइट भी याद कर लीजिए, और आप इसके मतलब सिलसिलेवार याद रखिए। कभी कभी क्या करता है, जब आप हायर BPSC के एग्ज़ाम वगैरह में जाएंगे तो 4-5 श्रेणी दे देगा और बोलेगा ऊंचाई के आधार पे सजाइए, तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी सबसे ऊंची श्रेणी है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, इस तरह से आपको जानना ज़रूरी है। अब आप जैसा जानते ही हैं, नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है, मतलब सागर माथा कहा जाता है। और तिब्बत में क्या कहा जाता है एवरेस्ट को, चोमोलुंगमा तिब्बत में कहा जाता है, और नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, बाल्टोरा, हिस्पर, सियाचिन, ये सारे के सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो फिर यहाँ पे भी ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, मियाम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, और जेमू हेमनाथ लिखा गया है, ये हिमनद है। तो यहाँ पे मियाम, गंगोत्री, जेमू, ये सारे के सारे ग्लेशियर कहाँ पे सिचुएटेड हैं, इसी श्रेणी में सिचुएटेड हैं, इसी श्रेणी में स्थित हैं। आगे बात करते हैं, बहुत सारे पासेस भी इस रेंज में पाए जाते हैं। दर्रे हैं, जो पासेस ऑफ इंडिया हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाया हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसका डिटेल दिया है। बट आपको यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि बृहद हिमालय में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, कौन कौन से पासेस पाए जाते हैं। पासेस तो आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच से जो एक रास्ता निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्रा कहते हैं या पास कहते हैं। तो बात करते हैं कि बृहद हिमालय या हिमाद्री में, या इनर हिमालय, या ग्रेटर हिमालय, इन सब में से बृहद हिमालय जो है उसमें कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। बुर्जिला और जोजिला, ये कहाँ पे है, कश्मीर में है। वहीं पे बात करते हैं बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। अब बात करें उत्तराखंड में, तो थांगला, नीति और लिपुलेख, ये तीनों ही दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। फिर बात करें
सिक्किम में कौन कौन सा है? नाथुला और जेलेपला दर्रा, ये सब कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इसे याद कर लीजिए कि कौन सा किस जगह पे कौन सा दर्रा है। आपको यहाँ पे एग्ज़ाम दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है कि नाथुला और जेलेपला जो है ये किस में है। जैसे जेलेपला पूछ दिया, जेलेपला जो है वो दर्रा किस स्टेट में किस जगह पे पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। नीति, लिपुलेख और थांगला ये किस में पाया जाता है? उत्तराखंड में। या फिर आपको पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन कि बारालाचा और शिपकिला ये दोनों हिमालय की किस श्रेणी में पाया जाता है? तो मैं यहाँ हिमालय की श्रेणियों पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए आप इसको कवर कीजिए। यहाँ पे ये हिमालय की बृहद हिमालय की श्रेणी में पाया जाता है। तो फिर आगे बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि सचर जोन जो था वो किसको किसको कवर करता था? सचर जोन से ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय मतलब बृहद हिमालय अलग होता था। अब मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है उससे बृहद हिमालय और लघु हिमालय क्या होता है? अलग होता है। आगे बात करते हैं लेसर हिमालय या मिडल हिमालय या हिमाचल हिमालय, ये तीनों ही किसका नाम है? जो बृहद हिमालय के नीचे वाला हिमालय है उस हिमालय का नाम है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये जो है ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय था जिसका 4 रेंज आपने पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको, फिगर फिर से देखिए, उसके बाद मैंने पढ़ाया बृहद हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के नीचे कौन सा हिमालय है? तो ये हिमालय लघु हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय स्थित है। तो ये हिमालय जो है इसकी हाइट अप्रॉक्स कितनी है और बृहद हिमालय की हाइट कितनी है? अप्रॉक्स बृहद हिमालय में जो भी रेंज पाया जाता है, जैसे आपने देखा माउंट एवरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है, और भी जो भी रेंज पाया जाता है वो सारे के सारे रेंज जो हैं वो 8,848 अप्रॉक्स सबसे ऊंचाई वाला था जो कि माउंट एवरेस्ट था। और अप्रॉक्स अगर पूछा जाए लगभग हर एक मतलब कितना होता है, औसतन कितना होता है, तो आप उसको बोलेंगे 6,000 मीटर तक होता है। जबकि लघु हिमालय में कितने हाइट तक होता है? 1500 से 3,000 मीटर तक ऊंचाई तक का पहाड़ या पर्वत पाया जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारी रेंज पाई जाती है। जैसे आप बात कर सकते हैं पीर पंजाल का, धौलाधर का बात कर सकते हैं, मसूरी, ये सारे के सारे रेंज पाए जाते हैं। बृहद हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसकी ऊंचाई मैंने बताया। और लघु हिमालय में कई तरह के रेंज पाए जाते हैं, कई तरह के श्रेणियां पाई जाती है। जैसे पीर पंजाल की बात करते हैं आप, धौलाधर की बात करते हैं, या फिर आप बात करते हैं मसूरी की, ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? बृहद हिमालय में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं बनिहाल दर्रा, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो ये बृहद हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा। और बनिहाल पास जो है इसी से जवाहर सुरंग जो जम्मू कश्मीर को जोड़ता है तो वो भी इसी दर्रे में पाए जाते हैं। बात करते हैं धौलाधर की, तो धौलाधर जो है वो जो है हिमाचल प्रदेश, इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी श्रेणी पे हिमाचल प्रदेश स्थित है। और शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, वो भी किस में पाया जाता है? धौलाधर श्रेणी में ही पाया जाता है। तो पूछा जाता है बृहद हिमालय के किस श्रेणी में शिमला आता है? तो ये 1 लाइनर आपका बनता है यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन कि वो किस श्रेणी में आता है? धौलाधर श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं, हाँ यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे तो लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चूँकि यहाँ पे अब जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो बर्फ़ का मात्रा कमेगा। जैसे आपने पढ़ा ट्रांस हिमालय में ज़्यादातर ग्लेशियर पाए जाते थे, बृहद हिमालय में भी कुछ ग्लेशियर पाए जाते थे, बट यहाँ पे ग्लेशियर नहीं के बराबर ही पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं लघु हिमालय की। लघु हिमालय में ग्लेशियर
कम ही पाए जाते हैं, नहीं के बराबर ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पाए क्या जाते हैं, यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, बहुत ही मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे आते आते यहाँ पे जलवायु क्या हो जाता है, शीत प्लस उष्ण दोनों जलवायु पाया जाता है। और इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि ज़्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन किस हिमालय में आता है, वो हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय में आता है, या मध्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, इसमें आता है। तो लघु हिमालय में कई मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या है, शीतोष्ण है। इसी घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। मारे लिखा गया है, वो बहुत सारा मिस्टेक इसमें हो जाता है टाइप करने के लिए जब देता हूँ तो जम्मू कश्मीर में जो है वो गुलमर्ग और सोनमर्ग ये दोनों पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इसी घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बुग्याल या पयाल कहा जाता है। तो उत्तराखंड में अगर आपको पूछे कोई कि जो लघु हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तराखंड में, उसे क्या कहा जाता है, बुग्याल या पयाल कहा जाता है। और अगर हम बात करें किसकी, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहलाता है। जैसे गुलमर्ग हो गया और सोनमर्ग, ये दोनों बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और घास का मैदान भी है, ये गुलमर्ग एंड सोनमर्ग। उसी मर्ग के कारण इसे गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। फिर आपको आगे देखिए, मैंने यहाँ पे एक फिगर दिया है जिसमें मैंने अभी तक जो भी कवर किया है उस चीज़ को बताता हूँ। कश्मीर घाटी, मैंने यहाँ पे जो गुलमर्ग सोनमर्ग आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाता है उसको गुलमर्ग तथा सोनमर्ग कहा जाता है। आगे मैं आपको घाटी पढ़ाऊँगा और फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं ये फिगर फिर से एक बार कवर करूँगा कि इसमें कौन कौन से आते हैं। ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा पाया जाता है, गुलमर्ग तथा सोनमर्ग, ये दोनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पर्यटन स्थल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा पर्यटन स्थल पाया जाता है, शिमला, मनाली और डलहौजी, ये तीनों कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं, शिमला, मनाली और डलहौजी। और इसके बाद बात करते हैं तो उत्तराखंड में कौन कौन सा है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और पिंडसर, ये सारे के सारे टूरिस्ट स्थल पर्यटन स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और फिर आप घाटी के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उस फिगर को एक बार देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे दो पर्वतों की निचली भूमि जो होता है, दो पर्वतों के बीच की निचली भूमि, जब रास्ता निकलता है तो उसे हम पासेस कहते हैं, दर्रा कहते हैं। और दो पर्वत का जो नीचे वाला, उसका जो फुट होता है, जो नीचे सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पे जो भूमि पाई जाती है, जो मैदान पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, श्रीनगर, वुलर झील और डल झील, ये सारा का सारा किस में आता है, कश्मीर घाटी में, इसीलिए कश्मीर वैली नाम है। और कश्मीर वैली किस किस हिमालय के बीच में पाया जाता है, पीर पंजाल हिमालय और बृहद हिमालय, ये दोनों का जो निचला भूमि होता है, दोनों के बीच का जो नीचे का पार्ट होता है, एरिया होता है, जो समतल सपाट भूमि होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। तो कश्मीर वैली के बारे में आप जानिए, वुलर झील, डल झील, ये सब किस में पाए जाते हैं, कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। और कश्मीर घाटी पूछा जाता है एग्जाम में, कश्मीर जो है वो किस किस पहाड़ियों के बीच की भूमि है, तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय की बीच की भूमि है, निचली भूमि, नीचे की जो भूमि होती है उसको बोलते हैं। फिर आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है, कुल्लू कांगड़ा घाटी है। नेपाल में कौन सी घाटी है, काठमांडू घाटी है। और सिक्किम में कौन सी घाटी है, चुम्बी घाटी है। एक बार फिर से फिगर की तरफ चलते हैं और फिगर को हम अच्छे से देखते हैं, जहाँ पे हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन को और घाटी को पढ़ेंगे कि कौन सी घाटी कहाँ पे पाई जाती है। आप देखिए, आपके स्क्रीन पे फिगर है, आप देख रहे हैं कश्मीर घाटी में, जो कि ऊपर के साइड में है, कश्मीर घाटी जो वैली है वो बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय में पाया जाता है। और इसमें
कश्मीर वैली में क्या क्या है, श्रीनगर, वुलर झील और डल झील, ये तीनों आप फिगर में देख रहे हैं कश्मीर घाटी में पाया जाता है। फिर गुलमर्ग और सोनमर्ग जो ऊपर साइड आपको दिख रहा है वो दोनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये दोनों भी कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में पाया जाता है। कुल्लू कांगड़ा घाटी, गुलमर्ग और सोनमर्ग के नीचे ही आप देख रहे हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। काठमांडू घाटी, आप जानते हैं कि यहाँ का जो नीचे वाला पार्ट है वो नेपाल से सटा हुआ रहता है, तो काठमांडू घाटी कहाँ पे पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, शिमला, मनाली और डलहौजी पाया जाता है। उत्तराखंड में कौन कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल और पिंडसर, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। अब इसमें जो मिसमी, अबोर, मिरी और डाफला है ये मैं बताऊंगा आपको जब शिवालिक हिमालय पढ़ाऊंगा, तो शिवालिक हिमालय की श्रेणियां ये सभी हैं। तो मैंने इसमें फिगर में कवर किया है, बट आपको यहाँ पे इसको नहीं समझना है, मैं नीचे बताऊंगा जब शिवालिक श्रेणी, तब आपको बताऊँगा कि ये मिसमी, अबोर, मिरी और डाफला क्या है। तो आपने देखा यहाँ पे कौन कौन सी घाटी है और कौन कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और कहाँ पे पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, पिंडसर जो कि एक पर्यटन स्थल है किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा उत्तराखंड में। फिर हम सीधे चलते हैं, अब एक ही हिमालय हमारे पास बचा है, वो कौन सा है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय की बात करते हैं, तो इसे आउटर हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आउटर हिमालय, क्योंकि ये सबसे नीचे, जैसे ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर पाया जाता था, और ट्रांस हिमालय में भी सबसे पहली चोटी जो थी काराकोरम वो सबसे ऊपर पाया जाता था, वैसे ही नीचे में शिवालिक हिमालय, सबसे नीचे वाले हिमालय को शिवालिक हिमालय कहते हैं, और ये आउटर या न्यूली फॉर्म्ड रेंज कहा जाता है, इसे शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। आप स्क्रीन पे हिंदी में भी देख रहे होंगे। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में 4 हिल में बंट जाता है। वो कौन कौन सा है, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। जो मैंने साइड से आपको दिखाया था वो चारों जो रेंज थे वो अरुणाचल प्रदेश में जाके किस हिमालय का श्रेणी होता है, ये शिवालिक हिमालय का ही श्रेणी होता है। और अब इसका नाम कैसे पड़ा, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। आप यहाँ से ये भी याद कर लीजिए कि ये चारों जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में ही ये 4 जनजातियाँ पाई जाती है, तथा वहाँ पे निवास करने वाले जो आदिवासी होते हैं उन्हीं के नाम पर इन चारों हिमालय का नाम रखा गया है, हिमालय के रेंज का ये। और ये किस हिमालय का पार्ट है, शिवालिक हिमालय का पार्ट है। फिर आगे बात करते हैं कि शिवालिक एंड लेसर हिमालय, जो आपने लघु हिमालय पढ़ा था और शिवालिक हिमालय पढ़ा था, इन दोनों के बीच का जो भूमि होता है, जो इन दोनों के बीच का समतल भूमि होता है, उसे क्या कहा जाता है, दुन कहा जाता है या फिर द्वार कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड में 2 चीज़ आपने पक्का ही सुना होगा नाम, एक देहरादून, दून क्यों लगा, क्योंकि वो एक समतल वैली है, किस किस घाटी के बीच में, पूछता है देहरादून किस किस घाटी के किस किस हिमालय के बीच में स्थित है। तो जैसे कश्मीर वैली किस किस हिमालय के बीच में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया था, पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में स्थित है। उसी तरह यहाँ पे मैं बताता हूँ उत्तराखंड में जो है ये देहरादून किस किस हिमालय के बीच में स्थित है, शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच में स्थित है, तभी तो उसका नाम दून पड़ा है, देहरादून। और हरिद्वार, जैसा कि आप बात कर सकते हैं हरिद्वार की, तो ये हरिद्वार हो गया। अब मैंने अभी तक आपको 4 हिमालय और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किए। आप एक बार फिर से देखिए सबसे पहले फिगर को, और वहाँ से मैं आपको एक बार फिर से सारे समरी को एक साथ कवर करने का कोशिश करता हूँ। आप देख रहे होंगे फिगर में, तो ये फिगर इंडिया के हिमालय का रेंज ऊपर दिया हुआ है, और वो सारे के सारे हिमालय का रेंज दिया हुआ है। इसमें से कौन सा हिमालय किस एरिया में आता है वो सारा लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे इस चीज़ को, हर एक चीज़ को। पहले फिजिकल पार्ट कितना बांटा गया है, 6 पार्ट में बांटा गया है,
फिर हिमालय को कितने भाग में बांटा गया है ये भी आप समझे होंगे, हिमालय को कितने भाग में बांटा गया है। अब देखिए फिगर को, आपको सारा चीज़ एक बार फिर से याद आएगा। मैंने जो जो चीज़ पढ़ाया है इसमें सारा चीज़ क्लियर दिख रहा है। मैंने इससे पहले भी, ये पहला पार्ट हुआ, मैंने इसमें हिमालय के बारे में कवर किया, जो कि 6 फिजिकल डिवीज़न जो इंडिया का था उसमें से एक था। मैं अगले वीडियो में आपको कवर करूँगा, नॉर्दर्न प्लेन जो है उसको कवर करूँगा। फिर उसके बाद मैं प्रायद्वीपीय पठार को कवर करूँगा। फिर उसके बाद मैं डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट को कवर करूँगा। फिर उसके बाद कोस्टल प्लेन को कवर करूँगा और लास्ट में आइलैंड को कवर करूँगा। इस तरह से ये फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया समाप्त हो जाएगा और आपको ये फिजिकल डिवीज़न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद मैं एरिया के वाइज, ये तो मैंने श्रेणी के, हिमालय श्रेणी के आधार पे बांटा था हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इस टाइप से बताया। अब मैं इसको एरिया के वाइज, मतलब इंडिया के किस एरिया में कहाँ तक, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, इस तरह से क्या होता है ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बट मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने हिस्ट्री का भी सीरीज़ चलाया है जिसमें मैंने कवर किया है ये जो आप देख रहे होंगे, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक, उसको मैंने 2 पार्ट में कवर किया है और फुल डिटेल में। इवन आपको बीपीएससी के लिए भी लाभ पूरी तरह से, आप प्रिलिमिनरी तो आंख मूंद के आपका निकलेगा वो पढ़ने के बाद। और उसमें मैंने पूरे कहानी के रूप में, जैसे मैं यहाँ पे आपको ग्राफ से बताने का कोशिश करता हूँ, मैप से बताने का कोशिश करता हूँ, वहाँ पर मैंने उसको कहानी के रूप में बना के बताया है। आप ज़रूर मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें से देखिए। और फिर मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट पे भी 3 वीडियो बनाए थे 1919 से 1947 में। बस मैंने ईस्वी वाइज हर एक जो भी घटनाएं हुई है उसको लिखा था और उसको कहानी के रूप में आपको सुनाया हूँ। वो वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उसे देखिए। और इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाएंगे तो मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और आप उसे मिस कर जाएंगे। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, द फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के अगले पार्ट में।